हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स के बारे में। तो यहाँ पर जैसे ही गूगल पे आप सर्च मारोगे, ये यहाँ पर आपको नज़र आएगा गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स। और यहाँ पर एक प्लीज़ नोट करके लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं। ये प्लीज़ नोट करके बता रहा है कि ये गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क लिमिटेड और गेटवे रेल फ्रेट लिमिटेड एंड गेटवे ईस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये मर्ज हो चुके हैं एक सिंगल कंपनी के अंदर। तो जो 3 कंपनीज थे वो एक कंपनी बन गई है, ऐसा यहाँ पर बता रहा है। और ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे काफ़ी इसका डेटा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा इस वजह से, ठीक है। तो इस वजह से मैं पहले ही ये चीज़ बता देता हूँ, कोई सस्पेंस रखने की कोई मुझे ज़रूरत नहीं है। और ये शेयर जो है मेरे पोर्टफोलियो का शेयर नहीं है, तो ये शेयर जस्ट रिक्वेस्टेड शेयर है ये। और ये मिस्टर भंवर सिंह उनके रिक्वेस्ट पे ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है, जो काफ़ी टाइम से चैनल से जुड़े भी है और काफ़ी उनके पास जो शेयर्स है उन पर मैं रिव्यू भी कर चुका हूँ और काफ़ी अच्छा उनका इन्वेस्टमेंट भी है। तो इस हिसाब से ये भी शेयर के बारे में उनकी रिक्वेस्ट आई थी, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पर ये कंपनी ऑलरेडी क्या करती है यहाँ पर थोड़ी और भी डिटेल में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कंपनी जो है ये गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ये लॉजिस्टिक कंपनी है बेस इन मुंबई इंडिया के अंदर। और बिज़नेस इसके कौन से, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, इनलैंड कंटेनर डिपो विद द रेल मूवमेंट एंड कोल्ड चेन स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक्स, ये कंपनी का मेन बिजनेस है, ठीक है। चलो, आपको ये चीज़ें पढ़ के नहीं समझ में आई तो और भी चीज़ें बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले ये कंपनी का फाउंडेड देखो 1994 से है, 2500 तक इसके एम्प्लॉयज़ है। और इसकी स्नोमैन लॉजिस्टिक ये भी एक सब्सिडरी है, ठीक है। तो ये इसकी सब्सिडरी है और ये भी सब्सिडरी है गेटवे रेल फ्रेट लिमिटेड। और यहाँ पर इसका वेबसाइट में आपको विज़िट करा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये इनके कंटेनर्स है, ये एक काम करती है कंटेनर प्रोवाइड करने का। इनका रेल देख लो, यहाँ पर भी कंटेनर लगे हुए हैं। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टोरेज कंटेनर और लॉजिस्टिक के यहाँ पर जो भी ये है पूरा, क्योंकि ये देख के चीज़ें जल्दी आपको समझ में आ जाएगी कि कंपनी का बिज़नेस देखो कितना बड़ा है और सेटअप कितना बड़ा है, ठीक है। तो ये कंपनी का मेन बिज़नेस है और ये बिज़नेस से कंपनी ने अभी तक कितनी कमाई है देखो। स्टोरेज भी काफ़ी बड़ा है इनका, ठीक है। जो डिपो होते हैं जहाँ पर ये स्टोर करते हैं प्रोडक्ट्स, और जो दूसरों के प्रोडक्ट्स होते हैं अलग अलग कंपनीज़ के, जो शिप करना होता है अलग जगह, ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो वो कंपनी इसके प्रोडक्ट को सही से रखना और सही जगह पहुंचाना, ये कंपनी का मेन काम होता है। और यहाँ पर अगर हम और भी चीज़ें यहाँ पर देखना है तो आपको ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं फटाफट से और भी डिटेल जो फंडामेंटली जो ज़रूरी होती है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, यहाँ पर बिज़नेस समझ लिया हमने और यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं कि कंपनी का प्राइस और बाकी सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कंपनी का जो अभी फ़िलहाल प्राइस चल रहा है 72 का है और एक टाइम पे 317 का ये हाई पे था। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया, ये मर्ज के बाद हुआ है ये प्राइस। और आगे हम इसके जो चार्ट्स देखेंगे वहाँ पर भी आपको वो चीज़ें मैं दिखा दूँगा, ठीक है। और 64 का ये लो है, तो ये रिसेंटली लो करके ऊपर थोड़ा आया होगा, आगे हम देखेंगे। और यहाँ पर इसमें स्वॉट एनालिसिस में देखो कंपनी का ईपीएस अच्छा है। वीकनेसेस में देखेंगे तो इसका नेट प्रॉफिट फॉल कर रहा है, गिर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अपॉर्चुनिटी में देखेंगे तो इसका यहाँ पर अपकमिंग रिजल्ट पॉजिटिव नज़र आ रहा है, कंपनी में थ्रेट कुछ भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छा ही है। और मार्केट कैपिटल के हिसाब से ये 3600 करोड़ की कंपनी है।
और यहाँ पर इसका पी भी काफ़ी अच्छा है, एवरेज है। और ये कंपनी का डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा बता रहा है, लेकिन ये डिविडेंड में आपको कन्फ्यूजन नज़र आएगा, ठीक है। तो फिर भी ये डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हो, लगभग 6-7% के आसपास का डिविडेंड यील्ड मनी कंट्रोल पे बता रहा है। और यही चीज़ मैं आपको और अलग जगह दिखाऊँ, जैसे यहाँ पर मैं स्क्रीनर पे दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आपको 1.72% डिविडेंड यील्ड नज़र आएगा, ठीक है। तो डेटा हर जगह अलग अलग होता है, इसीलिए मैं 2-3 जगह से हमेशा डेटा चेक करता हूँ, ठीक है। तभी कोई डेटा प्रॉपर है तो ही मैं बता देता हूँ। तो इस हिसाब से आपको स्क्रीनर पे, नहीं तो मोस्ट ऑफ मैं स्क्रीनर पे भी देख के डेटा बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पर स्क्रीनर और मनी कंट्रोल यहाँ पर बहुत सारा डिफरेंस आपको नज़र आएगा, इस वजह से मैं यहाँ पर आपको पहले दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर चार्ट्स की भी बात करेंगे तो देखो चार्ट्स यहाँ पर पूरे दिखाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप देखोगे स्क्रीनर पे, तो यहाँ पर जस्ट आपको पूरे 10 साल के भी चार्ट्स देखना है या मैक्स के भी चार्ट देखने हैं, तो वो जस्ट आपको ये 2022 से ही दिखाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मार्च 2022 से ही दिखा रहा है, मैक्स के भी मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो कहीं कहीं पे डेटा पूरा नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पर आपको मनी कंट्रोल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा डेटा यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं कहीं पे होता है, कभी कभी मनी कंट्रोल पे प्रॉपर डेटा नहीं होता है, तो कभी कभी वहाँ पर भी तो थोड़ा बहुत मिसमैच हो जाता है। तो मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, क्योंकि ये डेटा पहले मैं देख लिया है कि ये प्रॉपर डेटा है, क्योंकि ये जो कंपनी जब से स्टार्ट है, मतलब मार्केट में लिस्टेड है, तब से यहाँ पर चार्ट्स भी अवेलेबल है, प्राइस भी अवेलेबल है, सभी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। दिखा देता हूँ मैं। ऑलरेडी कंपनी 2005 से लिस्टेड है, अगर आप गूगल कर लोगे या इसके विकिपीडिया पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये कंपनी 2005 से मार्केट में आई हुई है, ठीक है, लिस्टेड है तब से। और वो टाइम से यहाँ पर ये शेयर आपको नज़र आएगा, दिखा देता हूँ। देखो ये 2005 है, ठीक है। और वहाँ से ये शेयर काफ़ी अच्छा, जब आईपीओ के थ्रू आता है तो मोस्ट ऑफ शेयर्स बहुत अच्छे मूव कर जाते हैं, उसके बाद करेक्शन आता है और यहाँ टाइम होता है री इन्वेस्टमेंट का, लेकिन कोई कोई री इन्वेस्ट करता है, कोई कोई नहीं करता। लेकिन यहाँ पर जो करता है वो लॉस करता है, यहाँ पर जो करता है उसके बाद वो अच्छा खासा प्रॉफिट करता है। तो ये शेयर ने देखो ये जो लो दिया था, ठीक है, तो ये लो जो दिया था तब ये 2009 में ये लगभग वो टाइम पे 40 का लो था, और 40 से ये शेयर बन गया था। देखो काफ़ी टाइम लगा, फिर भी 2009 से 2014 तक, यानी लगभग 6 साल में ये शेयर का भाव बन गया था 445। देखो 10 गुना ये शेयर बन गया था 6 साल के अंदर। 10 गुना मतलब काफ़ी अच्छा रिटर्न होता है, 1 लाख का 10 लाख रुपए बनना। उसके बाद देखो ये जो मूवमेंट है उसको आने के लिए भी टाइम लगता है, इतने जल्दी मूवमेंट इतनी बड़ी आती नहीं है, तो होल्ड करना पड़ता है, क्वांटिटीज़ बढ़ानी पड़ती है, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट एक टाइम मिल जाता है। तो उतना क्वांटिटी का सोच लो, आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन एक सही टाइम पे निकलना सही होता है, नहीं तो ये भी हाल हो जाते हैं, ठीक है। तो कभी भी इन्वेस्टर को, मैंने हमेशा मेरी जर्नी जो मैं शो करता हूँ मेरे चैनल पे, कि मेरे पास ये शेयर्स थे इतने साल पहले, ये वो ऐसा वैसा, वो क्यों बताता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए जो रियलिटी मैंने भी फेस की है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए भी जाना रहता है, तो कौन से शेयर्स को काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग कर सकते हैं और कौन से शेयर्स को जल्दी निकालना भी चाहिए, तो ये भी आपको समझ में है। इसलिए वो सारे वीडियोस में डालते रहता हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस है, और साथ में मेरे रिकॉर्ड के लिए भी डालते रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा, देखो एक सही टाइम पे बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी निकल जाता है, तो यहाँ पर बड़े से बड़े इन्वेस्टर ही निकल जाते हैं ये। और उसके बाद ये शेयर का भाव देखो 400 से फिर से आ जाता है, ये लगभग यहाँ पर 70 रुपीज़, ठीक है, 70 रुपीज़ के लो पे यहाँ पर आपको शेयर नज़र आ जाता है। लेकिन 70 पे जो इन्वेस्ट करता है उसको फिर से अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं, और ये रिटर्न्स बनते हैं लगभग 325 तक जाते हैं, ठीक है। तो 2021 तक 325 तक भी जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक मैनेजमेंट का डिसीज़न होता है कि ये कंपनी को
तीन जो अलग अलग कंपनी है उसको एक किया जाए, जिसका बिज़नेस लॉजिस्टिक के अंदर ही आता है, स्टोरेज के अंदर आता है, ठीक है। तो उसको एक किया जाए तो एक कंपनी में वो मर्ज हो जाते हैं, तो जिसके बाद इसका प्राइस कम हो जाता है। और प्राइस कम होने की वजह से समझो कि शेयर्स भी जो होते हैं वो अगर अलग अलग दोनों कंपनी भी लिस्टेड होती है तो उसके शेयर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो मिल के ज़्यादा क्वांटिटीज़ के शेयर भी मिल जाते हैं। तो जब भी कभी दो तीन कंपनी या एक दो भी कंपनी मर्ज हो जाती है तो सामने वाली कंपनी के शेयर्स का जो भाव चलता है और उस हिसाब से जो भी रेशियो बनता है उस हिसाब से शेयर्स सामने वाले कंपनी के भी इसमें ऐड होके क्वांटिटीज़ बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। तो ये शेयर की क्वांटिटीज़ बहुत लोगों को बढ़ के भी मिली होगी, क्योंकि 300 का प्राइस था तो समझ लो चार या पाँच शेयर तो एक्स्ट्रा मिले होंगे पर शेयर के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि अगर 300 के प्राइस पे होने के बाद, ठीक है, अगर 70 रुपये पे ये ओपनिंग होता है तो, ठीक है, तो या फिर 4 शेयर मिलेंगे एक के बदले या फिर 5 भी मिल सकते हैं। इस तरीके का उनका डिसीज़न होगा और वो डिसीज़न के हिसाब से सबको मिले रहेंगे। तो ये जो गिरावट हमको यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ये शेयर की जो गिरावट है, ठीक है, ये जो बड़ी कैंडल आपको नज़र आ रही है, तो ये मर्जर के बाद ये 75% गिरावट है। तो 75% ऐसे ही गिरता नहीं है, ये कुछ ना कुछ बड़ी न्यूज़ होती है या बड़ा कुछ यहाँ पर डिसीज़न लिया जाता है तभी होता है ये 75% जो गिरावट हमको नज़र आ रही है। तो ये डीमर्जर के बाद का है और उसके बाद ये शेयर ने नया स्ट्रैटेजी, नई चीज़ें स्टार्ट की है और कंपनी नया कुछ तरीके से कंपनी चलाने का देख रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने नहीं मिलेगी, इसलिए मैं वहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट डायरेक्ट जब ये नया स्टार्ट हुआ वहाँ से बता रहा है, ये मार्च से बता रहा है और यहाँ पर भी आपको ये मार्च से ही आपको नज़र आएगा। ये मार्च का ही चार्ट है, अगर मैं दिखा दूँ ये मार्च है, देखो, ठीक है, ये मार्च दिख रहा है, ये पूरे मंथ का कैंडल है। तो ये एक्चुअल में 25 मार्च से ये हुआ था और उसके बाद शेयर देखो थोड़ा फिर वही रेंज में जो चल रहा है उसी रेंज में चल रहा है अभी जो हमको नज़र आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये शेयर ने, यहाँ पर देख सकते हो ये कंपनी के अंदर इन्वेस्टर कौन कौन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर देख सकते हो, टॉप के जो बड़े शार्क है ICICI के ग्रुप है, मिराई एसेट, ये भी काफ़ी अच्छा फंड है और इनका भी 8% है, इनका 8.5% है और इनका 5% HDFC ग्रुप का है। तो काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टर काफ़ी DIs है, ये काफ़ी अच्छा है उनका इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम इसके परफॉर्मेंस की भी तो बात ही करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अभी चेंजेस हमको नज़र आ रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इतना गिरा उतना गिरा। तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मर्जर के बाद तो काफ़ी बहुत कुछ डेटा ही कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर हम इसके टारगेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो ये फ़िलहाल ये मर्जर के बाद की ये टारगेट्स दिए हुए हैं, ये टारगेट इजीली अचीव हो सकते हैं और ये सेल्स भी बताया हुआ है जो थोड़ा बहुत बढ़ गया है। 100% यहाँ पर बाइंग का रिकमेंडेशन आ रहा है ये इनकी तरफ से। और यहाँ पर भी बाई के ब्रोकर के यहाँ पर आप देख सकते हो ये छोटे टारगेट से, देखो लगभग 10-15 रुपये के टारगेट से, यहाँ पर 20-25 रुपये के टारगेट से। तो ये शॉर्ट टर्म के टारगेट से, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के 10 रुपये 15 रुपये का टारगेट्स यहाँ पर ये अचीव कर सकते हैं या 20-25 रुपये के टारगेट्स अचीव कर सकता है। और ये पुराने टारगेट से जब प्राइस इसका 200 के ऊपर था, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव तो है, नज़र आ रहा है। और मेन इम्पॉर्टेंट है, हम यहाँ पर फाइनेंशियल देख लेते हैं। जो यहाँ पर रिवेन्यू नज़र आ रहा है हमको, कंपनी का रिवेन्यू अच्छा ही है, ग्रोथ दिख रहा है हमको। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर ऊपर नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो गिरावट है यहाँ पर ये कोरोना वायरस है, तो कोविड के वजह से प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखो उसके बाद काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट है। तो कंपनी कमा रही है, कमाने वाली कंपनी पे हमेशा ट्रस्ट करके चल सकते, कभी भी भरोसा कर सकते हो। और प्लस डिविडेंड भी देती है, तो इन्वेस्टर का फ़ायदा ही है इसके अंदर।
लेकिन यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी ख़राब है कि प्रमोटर की होल्डिंग कम है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रमोटर की होल्डिंग कम भी हो जाए तो ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं इनका साथ है, अगर ये तीनों का होल्डिंग अच्छी है, ठीक है, तो यहाँ पर तो ये चीज़ अच्छी होती है, ठीक है, ये और ये, ठीक है। तो लगभग ये डीआईएस, एफआईएस और प्रमोटर, इनकी होल्डिंग अगर मिलाई जाए तो काफ़ी बड़ी होती है, ये बड़े लोग होते हैं और इनका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर शेयर में इन्वेस्टमेंट इनकी है तो शेयर स्ट्रांग ही होती है, कंपनी स्ट्रांग ही होती है, क्योंकि ये बड़े लोग होते हैं, इनका मैनेजमेंट और इनके डिसीज़न भी काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। और ये पब्लिक जो होती है इसमें सभी लोग आ जाते हैं, इसमें छोटे इन्वेस्टर होते हैं, थोड़े बहुत बड़े इन्वेस्टर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी जो काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग ज़्यादा इसमें होते हैं, तो 13-14% के, तो काफ़ी मेजॉरिटी स्टॉक तो बड़े लोगों के पास है, तो ये भी अच्छी है। तो प्रमोटर के पास कम होने से कोई यहाँ पर नुकसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि एफआईआईज ने भी काफ़ी तगड़ा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रखा है उनका, और डीआईज ने भी। डीआईज तो देखो ज़्यादा किसी शेयर्स में जल्दी इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन ये शेयर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखा है उन्होंने, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग सेम है। अगर प्रमोटर को शेयर्स बढ़ाने हैं तो पब्लिक से ख़रीद लेगी बायबैक के थ्रू, ठीक है, लेकिन पब्लिक के पास थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, नहीं तो पब्लिक के पास बचेगा ही क्या। और जल्दी एफआईआईज और डीआईएस जल्दी बेचते भी नहीं है। और अगर हम म्यूचुअल फ़ंड देखेंगे तो 11 म्यूचुअल फ़ंड है। फॉरेन के इन्वेस्टर देखो यहाँ पर 54 है, रिसेंटली 2 कम हो गए हैं। और ये यहाँ पर जो भी है डेटा हमने देख लिया, थोड़ा बहुत यहाँ पर स्क्रीनर का डेटा देख लेते हैं। इसका जो ROC ROE काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर थोड़ा डेटा कम है और प्रॉपर नहीं है, इस वजह से यहाँ पर मैं बताने की ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहा हूँ। फिर भी यहाँ पर कंपनी का CAGR और जो भी चीज़ें फ़िलहाल के हिसाब से नज़र आ रही हो, अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि ये थोड़ा ही डेटा के ऊपर इन लोग ने एनालाइज किया हुआ डेटा है। ये देखो, ये काफ़ी कम वाला डेटा यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो तीनों कंपनीज एक साथ होने के बाद जो सेल और ये चीज़ें हैं वो यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट थोड़ा सा गिरावट हमको नज़र आ रही है यहाँ पर जून के क्वार्टर में, अभी तो फ़िलहाल सितंबर के क्वार्टर के रिज़ल्ट्स की बात होनी चाहिए। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर जो है पुराने प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई हमको नज़र आई, जस्ट यहाँ पर कम हुआ था, तो यहाँ पर ये हम समझ के चल सकते हैं। और यहाँ पर कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है। यहाँ पर CAGR इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये जस्ट 1 साल से इनके पास डेटा है, इस वजह से, ठीक है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट भी काफ़ी फ़िलहाल अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पहले लोन तो बढ़ रहा था, लोन ज़्यादा ले रहे थे, अभी थोड़ा कम कर रही है कंपनी लोन। रिज़र्व अच्छा है कंपनी का, रिज़र्व में काफ़ी पैसा आ रहा है, बढ़ रहा है रिज़र्व, तो ये भी चीज़ अच्छी है, ठीक है। और अगर आपको शेयर होल्डिंग में देखना होता है कि कौन से लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पर कम्प्लीटली डिटेल होती है कि किसका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। जैसे यहाँ पर डीआईएस में देख सकते हैं म्यूचुअल फंड कौन से हैं, तो और कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना बढ़ रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। आपको यही समझना है, बड़े इन्वेस्टर इसमें घुसे हैं तो अच्छा ही शेयर होता है, इतने जल्दी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक थोड़े सेफ़ होते हैं। और एफआईआईज की भी बात करेंगे तो एफआईआईज में भी आप देख सकते हो कि एफआईआईज में कौन एफआईआईज है, ये कुवैत वाले इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का यहाँ पर पैसा लगा है, ठीक है। तो ये सारे नाम होते हैं जो फॉरेन में से फंड लगाते हैं, ये शेयर्स में शेयर्स खरीदते हैं। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ही है शेयर, खराबी तो नहीं है। देखो कंपनी ने डिसीज़न मर्जर का लिया है, कोई डीमर्जर का लेता है, एक कंपनी को 2 टुकड़ों में करता है, कोई 2-3 कंपनी को एक साथ लाता है। तो कोई ना कोई कंपनी मैनेजमेंट का डिसीज़न होता है उसके पीछे कि इससे कुछ अच्छा होगा, बिजनेस सेल और अच्छा हो सकता है, ग्रोथ अच्छा हो सकता है,
तो ये चीज़ें सेल्स पे हमको नज़र आएंगी। तो ये देखो 1 साल अभी कंपनी का हो जाएगा, ये मार्च से हुआ है मर्जर, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसके रिजल्ट कैसे आएंगे। लेकिन फ़िलहाल देखो इतने लोग इन्वेस्टेड है तो आपको रिस्क लेने से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब रिस्क ले सकते हैं, रिस्क तो इतना कुछ लगता नहीं क्योंकि ऑलरेडी देखो कंपनी प्रॉफिटेबल है, डिविडेंड देती है, तो ऐसे कंपनीज अच्छी ही होती है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल ये कंपनी ने देखो पहले तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे भी चुका है ये, ठीक है। लेकिन अभी आगे से यहाँ से ये कंपनी और भी स्ट्रांग हो सकती है। और साथ में इसकी सब्सिडरी स्नोमैन लॉजिस्टिक भी है। तो कंपनी देखो इसका जो साथ में भी कंपनीज़ है और आगे जाके लॉजिस्टिक में ये कंपनी और स्ट्रांग हो सकती है। और कोल्ड स्टोरेज इसके अंदर भी है, ठीक है। तो इस वजह से ये कंपनीज़ का ग्रोथ अच्छा नज़र आ रहा है। जब तक इसमें एफआईआईज़ और डीआईएस का स्ट्रांगली होल्डिंग है तब तक ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकती है। अगर ये लोगों ने बेच के निकलना चाहा, क्योंकि मैनेजमेंट पे सबसे बड़ी नज़र इनकी होती है, ठीक है। और इस वजह से ये कंपनी में इतना ज़्यादा फंड एफआईआईज़ और डीआईएस का लगा है, इस हिसाब से तो ये कंपनी लॉन्ग जाने के लिए जब तक उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रांग है तब तक आप ये कंपनी में लॉन्ग भी जा सकते हो और रिटर्न बेहतर मिल सकते हैं। तो फिलहाल प्राइस भी इतना महंगा हुआ नहीं है, प्राइस अच्छा ही है। और जब जब गिरावट में मिले शेयर तो लेना चाहिए। और लॉजिस्टिक में से भी हर एक सेक्टर में से एक आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। और अच्छा ही शेयर होना चाहिए जो आपको बेटर से बेटर रिटर्न्स दे लॉन्ग में। और वेल्थ इसी से क्रिएट होता है, ऐसे ही हमको वेल्थ क्रिएट करना चाहिए। तो देखो ये शेयर फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर मेरी न्यू एंट्री मुझे करनी होती है किसी भी शेयर्स में तो ये मेरा चॉइस हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल मेरे जो पुराने शेयर्स है उसी को मैं निकालने में लगा हूँ। और वो सारे शेयर्स निकलने के बाद और नए नए शेयर्स एडिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे पास जो भी हर एक टाइप के शेयर है, हर एक सेक्टर के शेयर है, तो सभी निकलते जाएंगे और उसमें से प्रॉफिट में वो आपको दिखाते जाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल जो भी नए इन्वेस्टर होंगे तो ये शेयर को पहले समझेंगे और जानेंगे, उसके बाद ये शेयर के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो जो मैं बोल रहा हूँ इस वजह से करना है ऐसा नहीं होता, देखो खुद का भी दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर जो भी लॉजिकल बातें हैं, जो भी रियल बातें हैं, जो भी सही बातें हैं वही मैं बताने की कोशिश करता हूँ मेरे चैनल पे। कोई चीज़ें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश कभी नहीं करता लाइफ में, और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाने का भी कोई करना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखो जो रिटर्न्स मिलेंगे, जो एफआईआईज़ को मिलेंगे, डीआईएस को मिलेंगे, वही सेम आपको भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ यही होता है कि इन्वेस्टमेंट का प्राइस जितना नीचे का हो उतना बेटर रिटर्न मिलते हैं। तो कोशिश यही करना है कि जब जब गिरावट में अच्छे शेयर्स मिले तो क्वांटिटीज़ उठा लेनी चाहिए। तो फिलहाल ये शेयर्स में जब जब गिरावट में मिले पहले थोड़े ले सकते हो, उसके बाद भी ज़्यादा लेना है तो ले सकते हो, डिसीज़न आपका होना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।